हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 1 आंसर की, जिसके अंडर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेक्शन दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके अंडर आपके पास टोटल थे 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस के अंडर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग व्हेन। लर्नर जो है वो व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब क्या होगा, जब गतिविधियों उनके संदर्भ से संबंधित होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया था और स्टेटमेंट के साथ जो है वो एक रीजन प्रोवाइड किया गया था। तो आपको बताना था कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके लिए जो रीजन है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आपके पास था टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, और सेकंड था इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे। तो ये आपके पास रीजन दिया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज ऑल्सो द राइट आंसर। वो स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी ट्रू रहेंगी क्योंकि इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों ही एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली। तो लर्निंग डिफिकल्टी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दिस वन इज योर लाइक रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर क्या कहता है आपका कि जब एक जैसे दिखने वाले जो अक्षर और वर्ण होते हैं उनमें जब भ्रम पैदा होता है तब हमें पढ़ने में समस्या आती है। और सेकंड लैंग्वेज में अगर बात करें तो इस बीमारी को या इस लर्निंग डिसेबिलिटी को कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रहेगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सिंपल सी अगर हम बात करें तो रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन जब भी आपको पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है कि जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। इट मीन सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर रहने वाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात की गई थी तो आपको पता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो आईक्यू होता है 140 एबव होता है, और 140 एबव जिनका आईक्यू है तो वो जो बच्चे हैं ऑप्शन नंबर 3। इट मीन गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरियाज एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल, सभी में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें एज पर जीन प्रेजेंट, यहाँ पर आपको प्री ऑपरेशनल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था, और प्री ऑपरेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग जिसका टाइम पीरियड होता है आपके पास दैट इज योर 2 to 7 ईयर। उसके लिए जो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन अवेलेबल था वो था ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बच्चा जो है वो सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म जो है परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। प्राइमरी पर्पस क्या है आपकी आलोचनात्मक सोच का, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज करना था। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी इज द right answer. It means to promote higher level thinking and problem solving skill is the right answer of question number 7. क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, हेरिडिटी टोटल डिटरमिन एन इंडिविजुअल। अगर हेरिडिटी टोटल डिटरमिन करती है इंडिविजुअल की तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पर जो सही आंसर रहने वाला था वो क्या था आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए थे, 1 2 1 3 4, सेकंड में था 1, थर्ड में था सेकंड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इट मीन्स हेरिडिटी जो टोटल डिटरमिन करती है सेक्स को। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। सिंपल सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी ग्रोथ वाला प्रोसेस होता है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है, और हमारी हाइट और वेट में अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो हमारा एक क्वांटिटेटिव चीज है क्योंकि हम उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू। वाइगोस्की की बात करें तो सिंपल सी बात यहाँ पर आ जाती है आपके पास कि वो एक सोशियो कल्चर थ्योरी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए वही थ्योरी प्रेजेंट की थी अपनी, और उसके अंदर उन्होंने लैंग्वेज के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर यही पूछा था कि बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, मतलब खुद के बिहेवियर को किस तरह से रेगुलेट करेंगे। तो दैट इज बाय द यूज ऑफ इनर स्पीच। जब वो इंटरनल स्पीच करते हैं, मतलब खुद से बात करते हैं, तो उसके द्वारा वो बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए थे दैट इज योर फर्स्ट था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये भी गलत है आपके पास। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी गलत है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड था आपके पास स्पाइरल मैनर है, नॉट लिनियर। दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल होती है, कभी वो लीनियर जो है वो नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द पेपर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, विच पेडागोजिकल अप्रोच वुड बी अडॉप्टेड बाय टीचर हु फर्मली बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविज्म टू टीच कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड स्केलिंग द क्लास वी चिल्ड्रन। 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षार्थी द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। इट इज योर गाइडेड डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्री कन्विंस जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ पर रहता है, जब भी जेंडर के ऊपर फोकस किया जाए वहां पर हमेशा जो आपका आंसर रहेगा दैट इज योर
जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इट मीन जेंडर रूढ़िवादिता की वहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान जो पूछा गया था एग्जाम में, वो है आपके पास इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जब आप जो डिफरेंट पर्सन है उनको एक साथ यूनिटी में एजुकेशन प्राप्त प्रदान करें, तो उसे कहा जाता है इंक्लूसिव। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए, ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम एंड यूनिफॉर्म pedagogy is adopted by all learners, special children always work on their own curriculum। नहीं, यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा। all children have access to and including in classroom activities, it means ऑप्शन नंबर 3 is the right answer according to the question। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये था हमारे पास लेव-वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अगेन विच द फॉलोइंग रिकमेंडेड अप्रोच इन द ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक तरह से सोसाइटी के द्वारा बच्चे को सीखने के ऊपर फोकस किया था, साथ में कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट मीन छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम कर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन प्रेजेंटेड विद हिज डिलेमा एरोनिमा रीजन द लॉ वॉज नॉट सेट अप फॉर दीज सर्कमस्टांसेस। पहली बात यहाँ पर जो इन्होंने दी है वो है आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इट मीन्स नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिका। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक बच्चा कहता है कि आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर काउंटिंग। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था गणित में अपने खराब अंकों के बारे में कहते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अगर ये चीज प्रेजेंट की जा रही है तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, तो ये है आपके पास योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एबिलिटी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगेन आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया था और एक रीजन दिया गया था जहां पर आपको सही ऑप्शन चूज करना था। यहां पर बोला कि जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में उड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू करते हैं, 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो आपके पास ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी सही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में बात करता है वो, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स की भी बात करता है, और इट रिक्वायर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास सही आंसर, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगेन स्टेटमेंट दिया गया था, टीचर्स शुड कॉन्सिस्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड एंड biases while working with children. The process of problem solving is hindered by functional fixedness. अब देखिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो कभी भी आपकी फंक्शनल फिक्सनेस को हिंडर नहीं करती है, उसमें बाधा क्रिएट नहीं करती है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अगेन स्टेटमेंट। तो यहां पर क्या बोला गया, क्लासरूम पेडागोजी शुड कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। और दूसरा दिया गया था, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। और दूसरा बोला, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो यहां पर भी आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास सही हो जाएगा। दैट इज ए और आर दोनों ही आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने एट प्रेजेंट अगर आपको पूछा जाए कि कितनी इंटेलिजेंस दी गई है तो वो है आपके पास 2। हॉवर्ड गार्डनर की बुद्धि के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो यहां पर हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपके पास, ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए गए हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विच वॉज गिवन बाई हॉवर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव। मेमोरी के लिए जो इफेक्टिव टेक्निक नहीं है उसके बारे में पूछा था। तो यहाँ पर मैनेमोनिक्स दिया था, इलेबोरेटिव रिहर्सल दिया गया था, कॉन्सेप्ट मैपिंग दिया था, और तीनों के तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी मेमोरी की टेक्निक, मतलब मेमोरी को एनहांस करने के लिए। जो नहीं है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, रटना और दोहराना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डिंग्स विद चिल्ड्रन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। जब बच्चे का ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा तो यहां पर सबसे पहले जो है वो एक्शन बेस्ड काम किया जाएगा,
action based, then after image based, then after symbol based. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 है. अगेन आपके पास स्टेटमेंट्स दिए गए थे. Teachers should focus on asking question in classroom and encouraging children also to ask question rather than giving instruction. Child-centered pedagogy means giving opportunity to children voices and ensuring their participation. दोनों ही statements बिल्कुल सही हैं आपके पास कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो encourage कर रहे हैं आप बच्चे को. और दूसरा है child-centered pedagogy का अर्थ होता है कि बच्चों को primacy देना. बिल्कुल सही. तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर. इट मीन बोथ एंड ए एंड आर आर ट्रू. And R is the correct explanation of A. Next one है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26. जागृति has learned that her dog Rusty is a golden retriever. When she sees another dog that looks similar to Rusty but a different breed, she calls it a dog too according to Jean Bear. It means कि यहाँ पर सेम मिलता जुलता इंफॉर्मेशन प्रीवियस में एड ऑन हो रहा है. इट मीन दिस इज योर असेम्बुलेशन. इसे हम अकॉर्डिंग टू प्याजेट इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है, दैट इज असेम्बुलेशन. क्वेश्चन नंबर 27. अगर हम बात करें यहां पर तो क्या बोला गया, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है. यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है. तो यहां पर आपने ध्यान रखना है ये जो चीज है आपके पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका संवेदनशील अवधि. क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28. रेपिटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक. सिंपल सी बात क्या बोली गई थी यहाँ पर, दैट इज योर दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसी विशिष्ट पहचान है और इसे हम कहते हैं स्वलीनता क्रम विकार. स्वलीनता में जो है एक पर्सन रेपिटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसे कहा जाता है. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, दैट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव को कौन जो है वो सपोर्ट करेगा इन चारों में से. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो है आपका ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट. तो यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इट मीन वाइगोस्की की बात की जा रही है और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर सही ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज योर अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस है वो 3 चीजों के ऊपर किया था, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज. तो ये थी हमारे पास पेपर 1 की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन. आई होप आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही बढ़िया रहे होंगे. सो थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट सेक्शन हमारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट कंसर्न टीचर जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है. नाउ डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की आंसर की. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 इज इक्वल टू. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4. ठीक है, तो 13320. क्वेश्चन नंबर 32 है 1 करोड़ इज इक्वल टू. तो 1 करोड़ जो है वो कितने के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 10 मिलियन के बराबर होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. द फॉलोइंग रिसोर्स इज बेस्ट सुटेड टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल्स का कांसेप्ट दिखाने के लिए भी कौन सा जो है हमारे पास सबसे ज्यादा उचित है. तो जो ग्राफ पेपर है बेस्ट मेथड है. ग्राफ पेपर के साथ जो डायनेमिक ब्लॉक्स होते हैं वो भी हमारे पास बेस्ट मेथड होते हैं, क्योंकि एक तरह से ही ये दोनों काम करते हैं. तो ऑप्शन बी और डी हमारे पास राइट हो जाएंगे. तो ऑप्शन 3 विल बी राइट हियर. देन क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. तो किसके पास नो लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास. देखो एक्स के पास सिमेट्री होती है इस तरह से, लेकिन एल के पास इस तरह से कोई सिमेट्री जो है वो नहीं आती है. तो ऑप्शन 2 हमारे पास राइट हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35. इन अ सर्टेन वीक द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ डेंटल क्लिनिक वाज एज फॉलोज. जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो हमारे पास दे रखे हैं. मंडे को 25 पेशेंट आते हैं, ट्यूसडे को 38 आते हैं, वेडनेसडे को 45 है, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 36, सैटरडे को 39. बोला कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है. तो सबसे पहले बोला टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स वाज 200. तो क्या ये सही है या गलत है. तो जब हम टोटल करेंगे इनका तो टोटल बनेगा हमारे पास 201. तो भी हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यही रॉन्ग है ना. तो बाकी आगे करने की जरूरत भी नहीं है. वैसे रेंज ऑफ डाटा हमारे पास 27 है, बिल्कुल सही है ये. ऑन मोस्ट ऑफ द डेज नंबर ऑफ पेशेंट्स वाज मोर देन 30, ये भी सही है. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे 20, ये भी बिल्कुल सही है. तो हमारे पास ऑप्शन 1 जो है इसके लिए राइट बन जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36. इफ x रेशो y इज इक्वल टू p रेशो q देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो जब आप इन सभी को रेशो के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1. ठीक है, जो हमारे पास
ए, बी और सी तीन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देन क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन आर नोन एज फाउंडर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो किसको जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का फाउंडर कहा जाता है? तो देखो हमारे पास जो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एक रामानुजन है और दूसरे आर्यभट्ट है, इन दोनों को न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो फाउंडर है वो कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 एंड 4 जो है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 के अंदर ये अवेलेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल, देन ऑल रेशनल्स आर रियल, बिल्कुल सही है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल। लगभग यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पर जीरो नहीं है, होल नंबर्स के अंदर जीरो भी आती है, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट एक्सक्लूड हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी, बी, सी, डी ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, The main approach suggested by National Curriculum Framework 2005 in teaching learning of mathematics is। तो मैथमेटिक्स के लिए कौन सी जो है हमारे पास डिफाइन की है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म और रचनात्मकवाद, ये हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। देन नेक्स्ट है, स्टूडेंट इन अ क्लास आर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज डिस्काउंट। वन क्वेश्चन रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 बाइक्स विद 8% डिस्काउंट ऑन ईच बाइक। वन ऑफ द ग्रुप कैलकुलेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक्स एंड देन डिडक्ट्स 60% फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। द मेथड यूज्ड बाय दिस ग्रुप इज। तो ये तो भी गलत मेथड है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने गलत यूज किया है, तो हमारे पास ये जो मेथड यूज है वो गलत है। सो फॉल्स सिंस दे हैव डिडक्टेड 60% फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ 60% फ्रॉम द एवरेज ऑफ द टोटल। तो ऑप्शन 1 जो है हमारे पास इसके लिए राइट हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, while teaching equation a teacher explains the concept of linear equations having unique solution. She further asks if a solution is given then how many equations can create। तो जो लीनियर इक्वेशन है, अगर एक ही सॉल्यूशन दिया तो एक ही वेरिएबल है, तो हमारे पास ये क्या होगी? 1 इक्वेशन होगी। अगर यहाँ पर 2 इक्वेशंस होती, 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो 2 इक्वेशंस की जरूरत होती, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, 2 कॉलम्स आर एज शोन बिलो। 2 कॉलम्स जो है वो यहाँ पर शो किए गए हैं। तो फर्स्ट में बोला फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, तो जो ब्लैक बोर्ड का फेस है वो हमारे पास एक प्लेन का जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन के पास कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। देन अरे हैज 1 एंड पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। सो हमारे पास ऑप्शन 4 के अंदर ये अवेलेबल है, तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट यहाँ पर बन जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, हमारे पास बोला एक डिजिट यहां पर मिस किया है और बोला कि इस नंबर की जो 1 2 3 के साथ प्रोडक्ट है वो 92496 हमारे पास बन रही है। तो भाई हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? तो भाई यहां पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन 3 विल बी राइट। देन क्वेश्चन नंबर 44 है, सौम्या ज्वाइन हर जॉब ऑन 13/1/1992, मतलब 13/1/1992 को उसने अपनी जॉब को ज्वाइन किया और वो रिटायरमेंट लेती है 31/3/2023 को। तो भाई उसकी जो सर्विस का ड्यूरेशन था वो कितना था? तो इसमें से इस टाइम को केवल माइनस करना है और जब आप माइनस करोगे तो आपके पास बन जाएगा ये 30 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 18 डेज। ऑप्शन 3 जो है हमारे पास इसके लिए राइट बन जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई individual difference of students in the mathematics class which of the following assessments technique will not be appropriate। तो भाई जो हमारे पास ऑप्शन 2 है समेटिव असेसमेंट, ये जो है वो अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, which among the following is true about the computation in basic operation for grade 2 learners। तो कौन सा जो है हमारे पास ग्रेड 2 लर्नर्स के लिए सही है? 2 है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू डेवलप इन्फॉर्मल स्ट्रेटजीज, बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू एस्टिमेट, बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू डू कैलकुलेशन विद लार्ज नंबर्स, तो ये हमारे पास गलत है। तो ऑप्शन ए और बी हमारे पास सही है, तो ये ऑप्शन 1 के अंदर अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, इन मैथमेटिक्स क्लास teacher explains the concept of different angles. He realized scissors is a best example to explain। वो डिफरेंट एंगल्स के बारे में टीच कर रहे हैं। देन उसको क्या लगता है कि जो कैंची है वो बेस्ट एग्जांपल है इसको शो करने का। तो हमारे पास जो कैंची है वो किसके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी? तो आपके पास जो सीजर है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है और दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बताएगा और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बताएगा। सो ऑप्शन ए और बी ऑप्शन 2 के अंदर अवेलेबल है, तो ऑप्शन 2 हमारे पास राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, 12333210 डिवीजन 5555 माइनस 222। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन 3 0 बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 49, अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज करना था। आप एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 63 से मल्टीप्लाई करके जो है फ्रैक्शंस का ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 यहां पर राइट हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 50 है, वन एग हैज अ मास अबाउट 65 kg, व्हाट इज द मास ऑफ 2 डोजन एग्स। हमारे पास एक एग का मास दे रखा है, 2 डोजन के अंदर कितने हो जाएंगे? 24 एग्स हो जाएंगे। तो 24 गुना 65 करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है हमारे पास 1.56 किलोग्राम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फीचर ऑफ अ मैथमेटिक्स लैबोरेटरी। तो जो कौन से जो है हमारे पास मैथमेटिक्स लैबोरेटरी के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है और
जो थर्ड ऑप्शन है, ये दोनों मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन हमारे पास 1 जो है इसके लिए राइट हो जाएगी, बी एंड सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52. The National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022 highlighted the importance of the following components while teaching an abstract mathematical concept. तो आपको इनका ऑर्डर बताना था, तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है that will gives the proper order. So ऑप्शन हमारे पास 1 बिल्कुल राइट हो जाएगी। Then question number 53. Raju has turpentine in 5 containers each of 20 liters size. Then हमसे पूछा कि he fills them in 10 cans of 5 liter and then हमारे पास जो 10 कैंस हैं वो 2 लीटर के हैं एंड रेस्ट इन 1 लीटर कैंस। देन नंबर ऑफ 1 लीटर कैंस भी फिल्ड, तो भी 30 कैंस जो है 1 लीटर के यहाँ पर फिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 54. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स टू एवरीडे लाइफ एंड सोसाइटी। तो भी हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। देन कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा इन डे टू डे लाइफ, ऑप्शन 4 विल बी राइट। देन क्वेश्चन नंबर 55. 2 हेक्टोमीटर एंड 8 डेकामीटर इज इक्वल्स टू। देखो हमारे पास जो 1 हेक्टोमीटर होता है वो 100 मीटर के बराबर होता है और 1 डेकामीटर जो है हमारे पास 10 मीटर के बराबर होता है। तो इनका यूज करके जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2280, ऑप्शन 4 विल बी राइट हियर। देन क्वेश्चन नंबर 56. मैथमेटिक्स टीचर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड कर्व इन अ क्लास फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। सी गिव एन एग्जांपल विद द 4 पॉइंट्स। इफ द कर्व इज ओपन देन द पोजीशन ऑफ द 4 पॉइंट्स, या जो नेचर है हमारे पास इन 4 पॉइंट्स का वो क्या होगा। तो ये जो चारों पॉइंट्स का नेचर है देन दे मस्ट बी क्लीनियर, क्योंकि अगर वो नॉन क्लीनियर होंगे तो वहां से एक क्लोज फिगर बनाया जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 57. 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 डिग्री एंड 30 डिग्री। देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, देखो एक एंगल 50 है, एक 30 है, टोटल हो गए 80। हमारे पास टोटल सम होता है 180, 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। सो ऑप्शन 2 विल बी राइट हियर। देन क्वेश्चन नंबर 58. which of the following is correct example of the statement mathematics is Haeckel in the levels that are logically structured। तो यहां पर हमारे पास कौन से हो जाएंगे, जो ऑप्शन बी और सी है that are right, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर राइट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो ये हमारे पास ऑप्शन 3 के अंदर अवेलेबल है, तो ये राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 59. द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। तो हमारे पास डिजिट्स दे रखे हैं, डिजिट से बनने वाले जो हमारे पास सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या है। देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या बनेगी, 9, 6, मतलब इन डिजिट्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है ना, इनको घटते क्रम में लिख देना, 9, 6, देन 5, 3, 1, 0। और स्मॉलेस्ट के लिए 1, 0, 0 को लेफ्ट साइड के बजाय सेकंड प्लेस के ऊपर फिल करना है। तो 1, 0, देन 3, 5, 6, 9, और इसको जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी राइट। 861741। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है मैथ सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 60 है। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। तो बहुत आसान है, प्राइम नंबर्स की एक सीरीज हमारे पास दे रखी थी, 43, 47, 53, 59, देन 61 विल बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो ऑप्शन 2 विल बी राइट, 67, देन 671 एंड 73। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखो क्रो या कोई भी बर्ड है वो कभी भी लोएस्ट ब्रांच पर अपना नेस्ट नहीं बनाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, वेवर वर्ड स्टिचेस टू लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पे टेलर वर्ड, क्योंकि सिलने का हम टेलर वर्ड यूज है ना, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज रिकमेंडेड टू बी ट्रांसैक्टेड इन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, दिस द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन आर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण। तो ईवीएस से है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर, जिसमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इट इज कन्वीनियंट टू, फोर्थ ऑप्शन है आपका ए एंड डी, तो एक डी ऑप्शन हो जाएगा। इट इज कन्वीनियंट टू टीच इंटीग्रेटेड ईवीएस, ये कन्वीनियंट रहता है। और हमारे पास एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईवीएस ड्रॉ इशू फ्रॉम सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये हाथियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इसमें हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और उनके बच्चे नहीं होते हैं, एक झुंड में 14 से 15 हथिनियां या उनके बच्चे होते हैं। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, हथिनियां झुंडों में रहती हैं। हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, यू आर लोकेटेड एक्स, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ठीक दक्षिण, ड्यू साउथ। इसमें आपने एक मैप ड्रॉ करना था, उसमें अपनी पोजीशन दिखानी, तो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं। 65 क्वेश्चन नंबर है, देयर इज ए स्पीसीज एक्स प्लांट्स दैट ग्रो इन ए
ह्यूज नंबर बट ओनली फाउंड इन वाई पार्ट। बोलता है कोई स्पीसीज है, किसी भी प्रजाति की हो सकती है, तो वो बहुत ह्यूज पार्ट में होती है बट इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे होती है। तो इसका हो जाएगा आंसर एंडेमिक, मतलब ये स्थानिक स्पीशीज हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अलॉय। एक अलॉय है, अलॉय इनमें से कुछ हमारे मेटल्स दे रखे हैं, तो अलॉय कौन सी मेटल से एक बेस्ट अलॉय बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। आपने जनरल साइंस में काफी टाइम पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू इमेजिन एंड आंसर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑल वर किल्ड एट वंस फ्रॉम अर्थ। सच क्वेश्चंस, ऐसे ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? मतलब एक साइकोलॉजी का टीचर है, उसने उसको एक सिचुएशन दी, क्या होता अगर पृथ्वी सभी पक्षियों पक्षी या पक्षी को, यहाँ पे कुछ कटा हुआ क्वेश्चन है, सभी को एक साथ मार दिया जाता है, तो ये कौन से प्रश्न होते हैं? तो 67 का आंसर हो जाएगा हमारे पास अपसारिक, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, अपसारिक प्रश्न। ये डाइवर्जेंट इसलिए आता है, इससे बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग का पता चलता है। 68 नंबर क्वेश्चन है इन इट इज 7:30 PM इन इंडिया टुडे, इट इज 2 PM ऑन द सेम डे। देखो ये इंटरनेशनल डे लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेशनल डे लाइन ऐसा होता है, ये इंटरनेशनल डे लाइन है, यहाँ से इस साइड को चले जाएं तो एक दिन पीछे आ जाएंगे, इस साइड क्रॉस चले जाएं तो एक दिन एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इंडिया यहाँ जैसे है मान लो कहीं, तो कराची पाकिस्तान इस साइड होगा कहीं, और लंदन वेस्ट साइड है यहाँ होगा कहीं, और जापान हमारा ईस्टर्न है, यहाँ जैसे है जापान कहीं, ठीक है, और ढाका बांग्लादेश यहाँ कहीं है ढाका। तो जब हम सन यहाँ से राइज होगा, यहाँ से जब सन इस साइड को क्रॉस हो जाए तो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। हमारा जो इंडिया है +5:30 GMT, हम 5.5 घंटे एडवांस हैं वेस्ट से। तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 का सेकंड ऑप्शन, लंदन, ठीक है। क्योंकि देखो 7:30 बजे हैं, हम आगे हैं, अभी हमारे पास शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो सबसे पीछे कौन हुआ? लंदन। वहां पे भी दोपहर के 2 बज रहे होंगे, ठीक है, हम आगे हैं। जब यहाँ पे रात हो जाती है तो यहाँ शाम होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज प्रमोट्स इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग द थीम ट्रैवल। क्वेश्चन है कि थीम ट्रैवल है, उससे हम कौन सी स्ट्रेटेजी को प्रमोट कर सकते हैं? निम्नलिखित में कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? मतलब टीचर कुछ क्लास में पढ़ा रहा है, उसकी जो पढ़ाने की रणनीति है उसका थीम है ट्रैवल की, ट्रैवलिंग से बच्चा क्या क्या सीखता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 है, तो 4 ऑप्शन है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर और देयर नेबर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 70 नंबर क्वेश्चन है A teacher follows the following methods while teaching EVS: think, pair, share, reciprocal, peer tutoring, jigsaw strategy and peer review। 70 देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता था, एक पीयर ग्रुप लर्निंग, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव होता है सीखो, लर्न करो, फिर से सीखो, फिर लर्न करो। यहां तक अगर हम बात करें तो पीयर ग्रुप की बात हो जानी थी कि है पीयर ग्रुप की लर्निंग है, और जब हम इसको करेंगे, रिव्यू को करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 71 है सलीम एंड राजू आर यंग स्कूल गोअर्स, सलीम लाइक टू ईट। ओके, ये क्वेश्चन है कि सलीम और राजू 2 दोस्त हैं। सलीम जो है वो बहुत अनहेल्दी या फास्ट फूड खाता है जिसमें मैदा रहता है, और जो राजू है वो क्या करता है, घर का ही खाना खाता है, बट वो पालक सब्जियां, हरी सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां नहीं खाता है। तो उन दोनों को कौन से रोग होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा होगा सलीम को और अनीमिया होगा राजू को। 72 नंबर क्वेश्चन है मैप रीडिंग एक्टिविटी इन ईवीएस क्लासेस डेवलप सर्टेन एबिलिटीज एंड स्किल्स इन प्राइमरी स्टूडेंट्स, दोज आर। देखो क्वेश्चन नंबर 72 है कि ईवीएस क्लासेस में जो डेवलप्स होती हैं एबिलिटी एंड स्किल्स इन प्राइमरी स्टूडेंट, वो कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, ठीक है, हमें पता चलता है मैप देखने पे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस, ये भी पता चलता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सिंबल एंड स्केल, मैप पे सिंगल एंड स्केल दे रखे होते हैं ना ऐसे, उनका भी हमें पता चलता है। ड्राइंग प्रिसाइसली अकॉर्डिंग टू द स्केल मैप, ये नहीं लगता है हमें पता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, हमसे मैप रीड करें। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। विद रिस्पेक्ट टू तेलंगाना द रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार, ठीक है, ये भारत है कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे कहीं तेलंगाना होता है, बिहार यहाँ कहीं है, गुजरात यहाँ कहीं है, ठीक है। तो यहाँ से रिस्पेक्टिव पोजीशन बतानी थी हमने। विद रिस्पेक्ट टू तेलंगाना रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार, ये गुजरात है, ये बिहार है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इनकी बतानी थी लोकेशन। देखो ये क्या है, मतलब मान लो इसको, तो इस साइड क्या हुआ, इस साइड वेस्ट है, इस साइड ईस्ट है, और इसके साइड नॉर्थ है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो तेलंगाना से नॉर्थ वेस्ट को जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा, ठीक है, और हम नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे तो हमें बिहार मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का, ठीक है। तो यहां पर हम, ये अगर तेलंगाना है, तेलंगाना से हम उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ आ गया, ये वेस्ट आ गया, तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्स
एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर पूछा है कि भारत में कौन सी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन हैं डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, आर्ट इंटीग्रेशन, लर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी क्या तीनों हैं, क्या ए बी डी है, कौन सी ऑप्शन राइट हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी। डिस्कशन होता है, डेमोस्ट्रेशन होता है, फील्ड ट्रिप्स होता है, एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75, एनवायरमेंट इन ईवीएस मीन्स। एनवायरमेंट ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसमें एनवायरमेंट का क्या मतलब है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा मैन मेड एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, कल्चरल एनवायरमेंट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ये चारों ही हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है। 76 नंबर क्वेश्चन है, रीजन दे रखा है, एक असर्शन है और इसका एक रीजन है। ट्रैवल लाइक अल बुरैनी एंड इब्न बतूता ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, और उसका रीजन है ट्रैवलिंग लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, एक असर्शन था, उसका रीजन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए इज ट्रू, बट उसका रीजन क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77, द ईवीएस करिकुलम इज फ्रेम्ड विद इन सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। ठीक है, Piaget आइडिया अबाउट चिल्ड्रन लर्निंग विद हिज इन डेप्थ स्टडी ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 नो, नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट देयर सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव ये नहीं है, बोला है Piaget ने। तो हमारे पास 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 78 नंबर क्वेश्चन है, इन एनसीईआरटी बुक क्लास 5 देयर इज ए रियल स्टोरी। ओके, किसी स्टोरी से क्वेश्चन है। वो लिव इन झारखंड, कोई आदिवासी हो, झारखंड में रहते हैं। द चैप्टर डिस्पाइट ट्राइबल लाइफ एंड रोल ऑफ सूर्यमणि, सूर्यमणि कोई वहां पे रहता है झारखंड में, तो उसका रोल को दिखाता है। सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एड्रेस्ड बाय द चैप्टर एलिमेंट, तो उसका वो चैप्टर हमें क्या दर्शाता है वो हमें हो बताना है। तो 78 है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बी सी एंड डी। क्लोज रिलेशन बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलर्स, सही बात है, हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहां गांव में रहते हैं तो हमारा एक अच्छा रिलेशन होता है जंगलों के साथ। गर्ल एजुकेशन, हाउ इट चेंजेस देयर लाइफ, ठीक है। देयर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज्ड बाय ट्राइब्स, ये भी सही बात है। पॉपुलर परसेप्शन एंड बेसिस अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज, तो ये इसमें नहीं दर्शाते हैं। 79 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, रिकॉर्ड हाउ द सीड्स जर्मिनेट इनटू सैपलिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 10। रीता गिव दिस टास्क, ओके, रीता कोई टीचर है, उसने एक टास्क दिया है जर्मिनेट द सैम्पलिंग, कोई सीड्स दिए हैं उनको बोया है और उनको एनालाइज करने को बोला है, क्योंकि उसने बच्चों को जर्मिनेशन का चैप्टर पढ़ाना। तो इससे वो क्या दर्शाना चाहती है, स्टूडेंट की कौन सी एबिलिटी को डेवलप करना चाहती है। ये है 79 क्वेश्चन। 79 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी सी एंड डी। ड्रॉ एंड रिप्रेजेंट नहीं होगा। प्रिडिक्ट हाउ जर्मिनेट शीट वुड लुक लाइक, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एंड इन्फर, हाँ, दी गई क्रियाकलाप का निष्कर्ष निकालें, इन्फर फ्रॉम द गिवन एक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, माउंटेनियर्स सफर नोज ब्लीडिंग। ओके, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्वेश्चन था, तो इसका हमारे पास हो जाएगा आंसर द ऑप्शन है हमारे, ब्लड प्रेशर बिकम थिक एट हायर, ये गलत है। द प्रेशर इन ब्लड वेसल एक्सीड्स आउटसाइड द प्रेशर, ये राइट आंसर है। द प्रेशर इन ब्लड वेसल्स डिक्रीजेज देन आउटसाइड प्रेशर्स, नहीं, ये गलत है। द प्रेशर इन ब्लड वेसल इक्वल टू द आउटसाइड, ये भी गलत है, इसमें हमारे पास ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81, विच वन आर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज आर कंसिडर्ड टू बी वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज आर कंसिडर्ड टू बी वॉल्केनिक इन ऑरिजिन। तो कौन से वॉल्केनिक होते हैं ऑरिजिन से, तो वाला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पर्वत पर्वतों की ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो हमारे माउंट किलिमंजारो और फुजियामा दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, एल्प्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी ऑन ईवीएस टीचर डिस्प्लेज द डाटा ऑफ द चार्ट, हाउ मैनी सीड्स आउट ऑफ 20 सीड्स ऑफ ईच मस्टर्ड ग्रेन। ये ओके, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रोशनी के ईवीएस शिक्षक है, उसने हरा चना, बंगला चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए, इस डाटा को चार्ट पर प्रदर्शित किया। उन्होंने उनमें से यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता होती है, वह कौन सा कौशल का आकलन करना चाहती है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग इन्फेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, स्टोरीज एंड नरेटिव हैव बीन यूज्ड फॉर द ईवीएस टेक्स्ट बुक। ओके, कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और व्याख्यानों का उपयोग किया गया है। उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना है, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज और भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं,
इसका assertion और reason दोनों ही सही हैं. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Option number 2 हमारे पास right answer हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84. ए यूनियन टेरिटरी. ओके, थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और इसको देखो मैप जो होता है हमारे पास उसमें हम डिस्टेंस को मीटर या सेंटीमीटर में दर्शाते हैं. मैप छोटा होता है, हमने छोटी यूनिट लेके उसको बताया होता है. किसी सिटी का मैप है तो उसमें 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 155 मीटर. ठीक है, तो ए पर्सन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी में उसने मेजर क्या किया 119.7 सेंटीमीटर किया. ठीक है, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना था. तो क्या करना था, पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो डिवाइड करके. तो इसका आंसर आ जाना था हमारे पास 3.05 किलोमीटर. 85 क्वेश्चन है. द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ. देखो हमारे अकॉर्डिंग है, देखो ये अर्थ है, अर्थ में सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है. तो वॉल्यूम में तो सभी है, तो ए बी सी ऑल ऑफ द करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86. असर्शन एंड रीजन का है. पीपल, हाँ ओके, ये फ्लोटिंग से है. लॉ ऑफ फ्लोटेशन जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि कोई बॉडी पानी में कैसे तैरती है. तो इन्होंने बोला डेड सी है, डेड सी में बॉडी तैरती रहती है अगर आप स्विम भी ना करें. क्यों तैरती रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का कंसेप्ट देखें तो उसमें सॉल्यूट ज्यादा है. ठीक है, तो उसकी थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है तो ज्यादा भारी चीज को या मतलब बहुत कम पानी डिस्प्लेस होगा. ज्यादा थिक चीजें तो चीजें तैर जाती हैं आराम से. द सी हैविंग द हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन. ठीक है, बहुत अच्छे. ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. तो 86 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन भी इनकी क्या है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87. एज एन EVS टीचर यू विश योर स्टूडेंट टू बी अवेयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी अराउंड अडल्ट्स सो दैट दे कैन टेक केयर देमसेल्फ, डू नॉट फॉल प्रे टू सेक्सुअल हरासमेंट, व्हिच स्टेप यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, ये थोड़ा सा जो हमारे आजकल बहुत चीजें गलत हो रही हैं बच्चों के साथ, क्योंकि उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है. तो EVS में इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है. इससे बच्चों को कैसे हेल्प हो सकती है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है होल्ड सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, टीच देम अबाउट पॉस्को एक्ट, टीच देम अवॉइड स्ट्रेंजर्स, होल्ड वर्कशॉप्स अबाउट गुड टच एंड बैड टच. तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4th ऑप्शन है. बच्चों को बताए कि अगर कोई उनके साथ छू रहा है, उनके साथ हाथ लगा रहा है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, उसकी इंटेंशन क्या है. नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर. ओके, पुअर कंडक्टर बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है. तो इसमें एक वुल आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा और वुड आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 89 है. Summer asks his student to consult their family member to find out the names of different foods items cooked by different method like steaming, roasting, boiling, frying. ठीक है, एक समर है, अपने बच्चों को बोलता है अपनी फैमिली से बात करो और डिफरेंट फूड कैसे कैसे, उनकी स्ट्रेटेजी को कैसे कैसे, क्या डिफरेंट फूड्स को कैसे पकाते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास. एनकरेज होमवर्क, एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रंस टू वर्क इन ग्रुप्स. तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन. लास्ट क्वेश्चन है EVS सेक्शन का. Select maximum number of suitable tool of assessment to assess process skills in EVS. छात्रों में EVS में प्रक्रिया कौशल आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें. ठीक है, तो क्या टीचर डायरी उसमें आएगी, वही सी बात है, नहीं आएगी. प्रोजेक्ट वर्क आएगा, ड्राइंग वर्क आएगा, पिक्चर रीडिंग आएगा. तो हमारे पास B, C और D राइट आंसर हो जाएगा. B, C और D ऑप्शन नंबर 3. तो ये था हमारा EVS सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन उसके कंसर्न टीचर आपसे डिस्कस करेंगे. हमारे पास जो पेपर 1 पूछा गया था, पेपर 1 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहती है, तो उसी का हम इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया था जो लैंग्वेज 1 की इंग्लिश है, उसमें पहला हमारे पास पैराग्राफ दिया गया था. तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब 91st, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर राइट. हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं. द स्ट्रेंजर डिड नॉट सीम टू बी बैडली हर्ट, एंड सेकंड है मिनी मॉरिस वेंट पास द स्ट्रेंजर एंड देन स्टॉप्ड. इन दोनों में से आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है, या दोनों. तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. अब इन सभी में से हमारे पास ऑप्शन करेक्ट कौन सी होगी, तो इसमें भी हमारे पास रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब देयर वाज स्नोफॉल एंड अ डिच अलोंग द रोड, सो बिल वाज ड्राइविंग वेरी केयरफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डैश ही लूम्ड अप इन फ्रंट ऑफ डैश. तो यहां पर हमें बताना था कि अंडरलाइन फ्रेज मींस द सेम एज फेल डाउन, अपीयर्ड, ड्रोव अप या फिर लुक्ड अप. तो यहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपीयर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ब्रॉट द मिनी मॉरिस ग्रेजुअली टू स्टॉप. अब इसमें हमें ग्रेजुअली का अपोजिट बताना था. ग्रेजुअली का अपोजिट हो जाता है सडनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट गेव अ लिटिल गैस्प एंड आई बार्क्ड एट वंस. इसमें हमें एंड का बताना था कि एंड जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है. एज यू ऑल नो, एंड एक कंजंक्शन है जो कि 2 क्लॉजेस को, 2 सेंटेंसेस को या फिर 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है. सो एंड इज अ कंजंक्शन. नेक्स्ट है, इट वाज देन दैट आई सॉ द कार. इसमें आपको अंडरलाइन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना था कि ये क्लॉज कौन सा है.
प्रिंसिपल है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब, तो हमारे पास ये रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इनमें भी हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना था और बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी स्टेटमेंट्स जो है वो राइट है और सी यहाँ पर रॉन्ग रहेगी, मतलब अकॉर्डिंगली आपके पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ए और बी ये दोनों राइट है और सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल वॉज ट्रैवलिंग विद, बिल किसके साथ ट्रैवल कर रहा था, तो आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा होगा, तो मतलब हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हर सिस्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ओनली पैट अ वुमन वॉज सिटिंग बिसाइड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छा ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी एक पैराग्राफ समझिए, पैराग्राफ दी है, पोएम दी गई है, इसमें भी आपको मतलब क्वेश्चन जो है वो छांटने थे। तो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए और बी स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट वो हमें बताना है। तो इसमें हमारे पास रहेगा ऑप्शन 2, मतलब बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। यहाँ पर बी हमारे पास करेक्ट है और ए जो है इनकरेक्ट। रॉबिन हुड प्रिटेंडेड टू बी अ म्यूजिशियन, ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गोइंग टू टेक प्लेस इन द चर्च, चर्च में क्या हो रहा था, वेडिंग, अ वेडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रीड नाउ, द एक्सप्रेशन मींस अप्रीड नाउ का मतलब होता है आई रिक्वेस्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन हुड मीट द बिशप, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां मिला था, इन द चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहां भी हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर फर्स्ट द ब्राइड ग्रूम वॉज रिच एंड हैंडसम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी जो तीनों दी गई हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन डिड शाइन लाइक ग्लिस्टनिंग गोल्ड, तो ये हमारे पास दिया गया है सिमिली। हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिली क्या होता है, जहां पर लाइक और एज वर्ड्स दिए गए होते हैं वो हमारे पास सिमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A child does not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she is able to write it under adult or peer guidance. The guidance is called, उसे बोला जाता है scaffolding. तो देखा जाए ये हमारे पास pedagogy के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले हमारे पास comprehension के थे, कुछ ग्रामर के थे, नेक्स्ट हमारे पास pedagogy है, तो इसका आंसर हो जाएगा scaffolding. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ चाइल्ड हैज टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो इसे बोला जाता है कंसेप्ट लर्निंग। Question number 108. You as a teacher appreciate a child for her overall language use, though some of the words misspelled by her. You are here using dash approach in your class. तो यहाँ कौन से अप्रोच यूज हो रही है, उसे बोला जाता है होल लैंग्वेज अप्रोच। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन You are a Hindi speaking teacher, but you get posted in a primary school which is in the area Punjab. Since you do not know the local language of that area, you should. तो आप क्या करेंगे, use the child's language as a resource and start teaching. मतलब बच्चों के अकॉर्डिंगली पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1010. डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंशनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, तो उसे बोला जाता है लोकल कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज इन लैंग्वेज लर्निंग इज, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, मतलब नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा which one of the following is a correct statement about the textbook, तो यहाँ पर भी हमें टेक्स्ट बुक के बारे में बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होती है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, मतलब इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी से लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी वी मीन टू से दैट, हमारा क्या मतलब होता है, मतलब देयर इज नो इनहेरिटेंट relation between the words of a language and their meaning. Next question है deductive approach of teaching grammar advocates that we should dash first, we should present rules first, तो जैसा कि आप लोगों ने deductive approach और inductive approach के बारे में तो पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है dash is the way of estimating or guessing beyond the facts, तो इसे बोला जाता है inference. A language teacher, next question है a language teacher must promote learners for free writing as the key benefit of free writing is that, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मतलब it encourages learners to write fluently and creatively. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर ऑफ क्लास 5th you ask the students to read the text thoroughly, then you ask them to answer the questions with reference to the context RTC. in this process you are encouraging students for, किस चीज के लिए encourage किया जा रहा है, encourage किया जा रहा है intensive reading के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन occurs only when the language acquisition कब होती है, when the child has exposure to the language. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डैश मेथड, तो वो मेथड होता है डायरेक्ट मेथड।
नेक्स्ट लैंग्वेज 2 का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने लैंग्वेज 1 डिस्कस किया, अब है हमारे पास लैंग्वेज 2 का इंग्लिश सेक्शन। तो इसमें भी आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ ही दिया गया था, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 121st, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई थी, ऑन अप्रैल 12th Gagin woke up at 5 and सेकंड ऑप्शन है he wore a blue space suit, थर्ड है he traveled in space in Vostok। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब बी और सी स्टेटमेंट सही है और ए रॉन्ग हो जाएगा। बी और सी करेक्ट है, ए हमारे पास इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है गैरगिन वॉज गैरगिन कौन था, अ स्पेस ट्रैवलर, ही वॉज अ स्पेस ट्रैवलर। नेक्स्ट है डैश अ कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे, तो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग या फिर आप यूं कह सकते हैं कि सिनोनिम बताना है, तो उसका मतलब होता है हैंडी। नेक्स्ट है वन बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इन द एक्सप्रेस लिफ्ट टू गैरगिन वॉज दैट, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही एक्सपीरियंस्ड जीरो ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग बीनीथ हिम, तो यहां पर हमें बीनीथ का बताना है कि बीनीथ क्या है, तो बीनीथ हमारे पास एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। इन हिज प्राइवेट लाइफ गैरगिन वॉज अ पोइट, यस वो पोइट था। इन द एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम देयर वॉज नो एयर, यस ये भी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है गैरगिन वॉज शट अप इन द डार्क रूम, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मतलब एज एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास 128 डैश एंड ही एंटर्ड द कैबिन, यहां पर हमें बताना है कि एंड ही एंटर्ड द कैबिन जो है वो कौन सा क्लॉज रहेगा, तो वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक और पैराग्राफ दिया गया है, मतलब एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें भी हमें आंसर्स बताने थे। तो 129 हमारा क्वेश्चन रहेगा, आई यूज टू ईगरली लुक फॉरवर्ड, तो हमें इसमें ईगरली का ऑपोजिट बताना था। ईगरली का ऑपोजिट होता है इनडिफरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट रहेगा हमारे पास ऑप्शन थर्ड, इट वाज नोन फॉर एन एनुअल फेयर। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पर भी अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट कौन से रहेंगी, तो यहां पर हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना था। तो हमारे पास ए और सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब बी यहां रॉन्ग हो जाएगा और ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द डिवोटीज थ्रॉन्ग द फेयर, तो इसमें हमें थ्रॉन्ग्ड का नियरेस्ट मीनिंग या फिर हम यूं कहें सिनोनिम बताना है, थ्रॉन्ग्ड का हो जाता है क्राउडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन टू, मोस्ट ऑफ द पीपल विजिटेड द फेयर ओनली फॉर इट्स मार्केट। नेक्स्ट है ओनली अ मड ट्रैक लेड टू द विलेजर्स, तो यहाँ विलेज, तो यहाँ पर हमें मड का बताना था कि मड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, सो मड इज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एनेबल्स लर्नर्स टू, तो यहां हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नो हाउ एंड व्हेन टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। 137th क्वेश्चन है एट प्राइमरी लेवल अ टीचर जनरली मोटिवेट्स लर्नर्स फॉर कलरिंग एंड ड्राइंग एज इट हेल्प्स इन, किस चीज में हेल्प करते हैं, डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स। इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव, जब वो अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, मतलब हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139, द टीचर promotes group discussion and peer interaction in her classroom. She does not bother to correct spelling or pronunciation errors. She is using dash approach in her classroom. तो उस अप्रोच को बोला जाता है constructivist. Next है 140, you as a teacher find that the language used in the lesson is very difficult for your learners. You simplify the language and also make certain changes in the content to suit your learners. What you have done is called, तो उसे बोला जाता है adaptation. नेक्स्ट है हमारे पास टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एंड ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली टू कम टू स्कूल, नन ऑफ हिज फैमिली नॉट इवन हिज पेरेंट्स हैड एवर बीन enrolled in any school. राजू इज दस डैश लर्नर, तो राजू जो है अपने फैमिली का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लर्नर है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन ही हुई। नेक्स्ट है when you go to teach you find that the textbook begins with rhymes and picture stories and ends with the alphabets. Which approach does this kind of arrangements suggest in language pedagogy? तो उसे बोला जाता है top down approach. नेक्स्ट है 143rd क्वेश्चन, when a language is learned naturally and without any system practice it is called, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, उसे बोला जाता है acquisition. Next question we have, one of the important features of Dash is that the learner solve problems collectively either in a peer or in a group. तो उसे बोला जाता है communicative language teaching.
145th है, while preparing a lesson plan on the topic pollution, what will be your first step? तो first step क्या रहेगा? Frame objectives. Objectives बनाना first step रहता है. Next है, a teacher asks her learners to write a paragraph on water. Then the learners start discussing what they have been taught in science and social science classes. Then they begin to write a paragraph on water. This is an example of language across curriculum. Next question पूछा गया था, you were born and brought up in a village where everybody spoke Hindi. You too began using this language without going to any school. Later when you went to school, you studied English, Sanskrit, Hindi and Urdu. Now you speak English very fluently. Now which is your first language? तो obviously first language तो हिंदी ही रहेगी. A teacher brings a real life objects like umbrella, raincoat, screwdriver, etc. to her class. She asks the learners to describe the objects in 2 to 3 sentences. The materials that the teacher brings in the class is technically called realia. जो भी हम real objects class में use करते हैं उन्हें realia बोला जाता है. Next, to teach tense in your class, you use 2 pictures of the same person. One picture taken 15 years ago and another just clicked. You initiated a talk in the class about his present and past, his appearance, his habits. Now you are using pedagogical grammar. क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है उनका तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 pedagogical grammar. And last question we have the statements that describe the knowledge, skills and attitudes that students should acquire by the end of a particular class or course come under dash. उन्हें बोला जाता है learning outcomes. So that's all for today. I hope आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा. So thank you. तो ये था हमारे पास मैथ्स का सेक्शन और उसकी आंसर की. तो सीटेट के एग्जाम में हिंदी सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें 91 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए. हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है, तो उसको पढ़ करके हमने क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. 91 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार मुझसे जीवन में डैश का बहुत महत्व है. तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्य. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक होने का अर्थ है वैचारिक प्रबुद्धता, दूसरों पर दया करना, शारीरिक सुंदरता या विचारों की सुंदरता. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विचारों की सुंदरता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में खालिस्तान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इक प्रत्यय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण विशेष्य का सही उदाहरण नहीं है. ऑप्शन है वैचारिक सुंदरता, अच्छे कर्म, मानवीय संवेदना या लक्ष्य निर्धारण. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्य निर्धारण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है. ऑप्शन है मानवीय संवेदना, अच्छे कर्म, धर्म भीरू होना या निर्भयता. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धर्म भीरू होना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए. तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अन्याय और अधर्म से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है. शुद्ध विचार, अंकुश लगाना, अच्छे कार्य, दान करना, शुद्ध विचार, अच्छे कर्म, समता और समानता. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शुद्ध विचार और अच्छे कर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बनने के लिए खालिस्तान की राह पर अग्रसर होना होगा. ऑप्शंस है प्रगति, अध्यात्म, सत्य और कल्याण. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अध्यात्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है. ऑप्शंस है दूसरों पर अंकुश लगाना, अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, मन को नियंत्रित करना, अपने जीवन पर अंकुश लगाना. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मन को नियंत्रित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए. ठीक है. यहाँ पर एक कविता का पैराग्राफ दिया है, तो उसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है, भारत देश की क्या विशेषता है. उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, दक्षिण में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में सुंदर वादियां है. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण में हिंद महासागर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किस संदेश की बात की गई है. ऑप्शन है सुख से जीवन जियो, दूसरों को जीने दो, दुखों से घबराना नहीं, जियो और जीने दो. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जियो और जीने दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का संधि विच्छेद है. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिम जमा आलय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है. चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, राजगुरु या सुखदेव. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है. जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, जिन्होंने दूसरों के सुख की प्रार्थना की, जिन्होंने 10 दिशाओं का भ्रमण किया. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का बहुवचन रूप है. ऑप्शन है वीरों, वीर, वीरा या वीरांगना. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीरों. किस टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप को अनुच्छेद नहीं लिख पा रही,
अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वयस्क या सहपाठी इसके मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन है मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, गत्यात्मक कौशल अधिगम या संरचना अधिगम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अवधारणा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे को उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? समग्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषी अध्यापक है और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है, यानी किस चीज का बोध है? तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निष्कर्षात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, विद्यार्थियों के प्रति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। तो हमारे पास राइट आंसर है इसका, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। सेकंड है, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। यह पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? ऑप्शन है, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन, रोल प्ले में भाग लेना, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोल प्ले में भाग लेना। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है, ऑप्शन है, भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, शब्दों और उसके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही, भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, भाषा पहले से ही निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। ऑप्शन है, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य सामग्री का विस्तार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य सामग्री का विस्तार। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को प्रभाव के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है, शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, या शिक्षार्थियों को प्रभाव के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है, उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गहन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए, या बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शन है, प्राकृतिक, द्विभाषिक, श्रव्य भाषिक या प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट हिंदी सेशन है, इसमें भी एक गद्यांश दिया गया है और उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पर्यावरण समस्या है।
पर्यावरण समस्या है किसकी? भारत की, यूरोपीय देशों की, संसार भर की या फिर एशिया की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संसार भर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का प्रभाव डैश पर पड़ता है? खेती एवं आंकड़ों पर, मौसम एवं आंकड़ों पर, मौसम एवं खेती पर, आंकड़ों और जल पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मौसम एवं खेती पर। बचपन शब्द है, यानी बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार चिंता का विषय है। ऑप्शन है पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी, उदारीकरण की नीति का होना, संसाधनों का उचित उपयोग, जंगलों से संबंधित आंकड़े? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियर शब्द है। ऑप्शन है आगत, तत्सम, देशज या फिर तद्भव? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय है? ऑप्शन है आवश्यकताओं की कमी या आवश्यकताओं में कमी करना, वृक्षारोपण करना, भूमि अपरदन की रोकथाम करना, रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आवश्यकताओं में कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण के कारण अनावश्यक सुविधाओं के उपभोग में वृद्धि हुई है, आवश्यक सुविधाओं के उपयोग में कमी आई है, अनावश्यक व्यय में वृद्धि हुई है, आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनावश्यक सुविधाओं के उपभोग में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्व जमा इक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 से 135 तक, इसमें भी एक गद्यांश है। 129 क्वेश्चन है निम्न में विशेषण है जीवंत, सम्मान, वरदान या जीवंतता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवंत। सेकंड क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन है जीवन में खुशी आती है? कैसे आती है? सरलता से, भौतिक वस्तुओं से, कपटता से या आडंबरता से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द है? आडंबर, अहंकार, असहज, अधर्म? तो राइट आंसर है असहज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं, वाक्य का आशय है? ऑप्शन है अहंकार हमें दूर तक देखने की शक्ति प्रदान करता है, अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है, अहंकार हमें निश्चल जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है, अहंकार हमें सर्वस्व प्राप्त करने की ओर ले जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपंच से तात्पर्य है? ऑप्शन है 5 प्रकार, आडंबर, 5 पंच, 5 वायु? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आडंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है? जीवन में सुविधाएं जुटाकर, उच्च शिक्षा ग्रहण कर, जिस रूप में जीवन मिला है उसे उसी रूप में जीकर, जीवन में मिली सब बाधाओं को समाप्त कर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जिस रूप में जीवन मिला है उसी रूप में जीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारित में प्रत्यय है? ऑप्शन है त, रित, धारित या इत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना, भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो पर प्रभाव के साथ बोलने की दक्षता, या जानने की दक्षता कि कैसे और कहां भाषा का उचित रूप में प्रयोग करना है, अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहां भाषा का उचित रूप में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह किस तरह से मददगार है? हमारी ऑप्शंस हैं कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में, शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में, अध्यापक को अध्यापन से विश्राम लेने में? तो राइट आंसर है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब? ऑप्शन है उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले, सेकंड है उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तक मिले, उन्हें रोका जाए, उन्हें प्रोत्साहन मिले? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उन्हें प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रियाओं को महत्व देती है, वह विद्यार्थियों को सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती, वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है पारंपरिक, उदारवादी, संरचनात्मक या रचनावादी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत कठिन है, आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं, आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? ऑप्शन है अंगीकार करना, अनुकूलन करना, मूल्यांकन करना या फिर समीक्षा करना? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है, अपने परिवार का पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है, उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं, यहां तक कि उसके अभिभावक भी कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे? ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, हास्यकृत या अल्पसंख्यक? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्रथम पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्रकथाएं होती है और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी? तो ऑप्शन है बॉटम अप उपागम, टॉप डाउन उपागम, इलेक्ट्रिक उपागम या सौंदर्यात्मक उपागम। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, टॉप डाउन उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्था अभ्यास के, तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2, अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्यवहारवादी उपागम, समग्र भाषा उपागम या संरचनात्मक उपागम। तो राइट आंसर है इसमें फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना, टॉपिक को बार बार पढ़ना, शिक्षण सामग्री का चयन करना या फिर उद्देश्य बनाना? तो राइट आंसर रहेगा इसमें उद्देश्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रयोग में भाषा, विज्ञान की भाषा, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में या संप्रेषणात्मक उपागम। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, संप्रेषणात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रभाव के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुओं जैसे कि छतरी, बरसाती, पेचकस आदि लाती है। वह शिक्षार्थियों से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहें। इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी रूप में क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है भाषा निवेश, शिक्षण उपकरण या वास्तविक वस्तुएं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 वर्ष पहले का है और एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत वह कैसा दिखता है, उसकी आदतें, इन पर बात आरंभ करते हैं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन है निर्देशात्मक व्याकरण, संरचनात्मक व्याकरण या शिक्षार्थी व्याकरण, शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण या नियम आधारित व्याकरण। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निर्देशात्मक व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल, संख्यात्मक प्रतिफल या बुनियादी साक्षरता प्रतिफल। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, अधिगम प्रतिफल।